हेलो स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा हरियाणा बोर्ड क्लास 12 हिंदी अभिव्यक्ति और माध्यम जो किताब है आपकी उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर 2024 के लिए इस वीडियो में हम सारे क्वेश्चन आंसर करेंगे। अभिव्यक्ति माध्यम के जितने भी आपके पार्ट हैं सारे पाठों के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम इस वीडियो में कवर करेंगे विद आंसर। शुरू करते हैं वीडियो को। मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं CCL क्लास। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता देता हूं, अगर आपको क्लास 12 के किसी भी सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो देखनी है या मॉडल पेपर्स की वीडियो देखनी है, डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहां से देख लेना। और अगर आपको जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिखे हुए चाहिए, पुराने पेपर डाउनलोड करने हैं, मॉडल पेपर की PDF डाउनलोड करनी है, या फिर आपको जो ये PDF है, ये पेड PDF हम बना रहे हैं हिंदी की, कंप्लीट हिंदी एक ही PDF में, तो विद आंसर हैं सारे। अगर वो आपको परचेज करनी है तो वेबसाइट बता देता हूँ, cclchapter.com। इस वेबसाइट पर आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। शॉप के सेक्शन से आप चाहो तो जो PDF वगैरह वो परचेज भी कर सकते हो। परचेज करते टाइम पे ये कोड यूज कर लेना, CCL Super 25। ये कोड यूज करोगे तो आपको डिस्काउंट मिलेगा 25% का परचेज के टाइम पे। तो आप अगर चाहो तो वहाँ से परचेज कर सकते हो। और वैसे डिस्क्रिप्शन में मैं टेलीग्राम का लिंक भी दे दूंगा, ताकि अगर किसी को परचेज में कोई दिक्कत है या डायरेक्ट हमसे कांटेक्ट करके परचेज करना चाहता है तो वो डायरेक्ट कांटेक्ट करके भी परचेज कर सकता है। अब शुरू करते हैं वीडियो को। देखो, अभिव्यक्ति माध्यम में कई सारे पार्ट है। किताब एक ही है, 11th की भी 12th की भी। कुछ पाठ जो है 11th में है, कुछ 12th में है, तो इसलिए पाठों के मैंने नंबर नहीं डाले, सीधा पाठ का नाम लिखा हुआ है। ठीक है, कहीं तुम सोचो कि पाठ का नाम क्यों लिखा हुआ है। पाठ है हमारा विभिन्न माध्यमों के लिए लेखन। इसमें से सबसे छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं ना, 1-1 नंबर के, 2-2 नंबर के, वैसे टाइप के क्वेश्चन आते हैं। और ये जो 1-1 नंबर के क्वेश्चन है, अब की बार का पैटर्न पहले समझ लो। अब की बार 5 नंबर का आएगा क्वेश्चन, जिसमें वो 3 नंबर प्लस 2 नंबर दे सकते हैं, या फिर 5 नंबर का एक सिंगल क्वेश्चन भी दे सकते हैं अभिव्यक्ति माध्यम से। और 5 नंबर के आएंगे आपके MCQ की वीडियो आपकी अलग से आएगी अभिव्यक्ति माध्यम की। वैसे जो ये 1-1 नंबर के क्वेश्चन है ना, 1-1 वर्ड में खत्म हो रहे हैं जो, ये इन क्वेश्चंस को बोर्ड जो है MCQ बना के भी दे सकता है। तो ध्यान रखना, अच्छे से प्रिपरेशन करनी है हमको। अब क्वेश्चन शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, भारत में इंटरनेट का प्रारंभ कब हुआ? 1993 में हुआ। काफ़ी सारे स्टूडेंट इसमें बहुत कन्फ्यूज है, पता नहीं कहाँ पे हुआ, कब हुआ, क्या हुआ। बहुत सारे स्टूडेंट बोलेंगे सर ये तो गलत है, 2001 में हुआ, कोई कुछ बोलता है, कोई 1990 बता देता है। देखो, भारत में मैंने सारा जो है ना, जो बुक में लिखा हुआ आपकी NCERT की जो बुक लगी हुई है, उस बुक में जो लिखा हुआ है उसके अकॉर्डिंग हमको आंसर लिखना रहेगा, कहीं हम हमारे पास से नहीं लिख सकते। तो 1993 में हुआ, इसमें डाउट मत रखना। कई बार गाइडों में गलत दे रखा है कई जगह पे ये, तो इसको एग्जैक्टली याद कर लेना। 1993 भारत में इंटरनेट का प्रारंभ, इंटरनेट की शुरुआत हुई थी 1993 में। विश्व में पहले हो चुकी थी, भारत में लेट हुई थी। ठीक है, भारत में पहला छापाखाना कब और कहां खुला? गोवा में खुला था 1556 ईस्वी में। भारत में इंटरनेट का दूसरा दौर कब शुरू हुआ था? 2003 में शुरू हुआ था। विश्व स्तर पर इंटरनेट पत्रकारिता का दूसरा दौर कब से कब तक चला था? 1993 से लेकर 2001 तक चला था। राजस्थान पत्रिका किस भाषा का समाचार पत्र है? तो देखो, नाम से तो आपको लगेगा कि राजस्थानी भाषा होनी चाहिए, ये बड़े माइंड गेम खेलते हैं हमारे साथ। ये हिंदी भाषा का है। समाचार पत्र किस माध्यम के अंतर्गत आते हैं? वो है मुद्रित माध्यम। मुद्रित माध्यम यानी प्रिंट माध्यम, प्रिंट मीडिया, तो वही होता है मुद्रित माध्यम भी, उसके अंदर ये आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडियो नाटक किस प्रकार का माध्यम है? वो है श्रव्य माध्यम। श्रव्य यानी सुनने वाला। रेडियो किस प्रकार का माध्यम है? श्रव्य माध्यम। देखो, वैसे यहाँ पे फर्क है थोड़ा सा, आप ये ध्यान रखो। यहाँ पे मैंने पूछा, यहाँ पे क्वेश्चन है रेडियो किस प्रकार का माध्यम है। रेडियो की मतलब जो भी कुछ आ रहा है उसमें वो कैसा माध्यम है। यहाँ पे रेडियो नाटक की हम बात कर रहे हैं, नाटक कैसा माध्यम है, तो वो भी सुनने वाला है, क्योंकि रेडियो में आपको दिखना तो कुछ है नहीं, तो श्रव्य माध्यम ही है। टेलीविजन किस प्रकार का माध्यम है? दृश्य और श्रव्य माध्यम, यानी पिक्चरें दिखती भी है और सुनाई भी देती हैं। जनसंचार के आधुनिक माध्यमों में सबसे पुराना माध्यम कौन सा है? वो है मुद्रित माध्यम। ग्रंथ वगैरह बहुत पहले से लिखे जा रहे हैं ना, तो प्रिंट माध्यम जो है सबसे पुराना माध्यम है। मुद्रित माध्यम के अंतर्गत क्या क्या आता है? अखबार, पत्रिकाएं और किताबें, पुस्तकें, ये सारी चीज़ें जो लिखा हुआ है बेसिकली वो सारा मुद्रित माध्यम में आता है। ये जो है ना, प्रिंट माध्यम लिख सकते हैं, लेकिन प्रिंट माध्यम लिखते नहीं है, नहीं तो तुम समझ जाओगे, इसीलिए ये लोग लिखते हैं मुद्रित माध्यम।
किसी खबर का घटनास्थल से सीधा प्रसारण क्या कहलाता है? वो होता है लाइव। जैसे यूट्यूब पे होता है ना कि ये देखो गाइस ये हो रहा है वो हो रहा है, तो वैसा ही है, उसको लाइव कहते हैं जब हम कहीं भी किसी भी स्थान का लाइव पर सीधा प्रसारण करते हैं। जैसे आजकल गेम्स वगैरह के बहुत होते हैं ना, तो उससे आप समझ सकते हो, वहाँ पे लिखा होता है लाइव। वेबसाइट पर विशुद्ध पत्रकारिता शुरू करने का श्रेय किसे जाता है? वो है तहलका.com। वैसे शायद अब ये बंद हो चुकी है, लेकिन ये जो है ना विशुद्ध पत्रकारिता, जो एक मतलब अलग टाइप की पत्रकारिता होती है ये, तो उसको जो है शुरू किया था वेबसाइट पर सबसे पहले तहलका.com ने। ये वेबसाइट थी जैसे हमारी SCCLchapter.com, वैसे ये थी तहलका.com, नाम ही तहलका था। तहलका तो मचाना ही था फिर इसको। टीवी की खबरों के संदर्भ में ड्राई एंकर क्या है? नाम से पता लग रहा है ड्राई यानी कि सूखा हुआ एंकर, यानी कि उसके पास कुछ नहीं है, फालतू बड़ करे जा रहा है, वही है ड्राई एंकर। और करके ऐसे पूछ सकते हैं आपसे, ड्राई एंकर क्या है, सीधा सीधा भी पूछ लेते हैं। ड्राई एंकर वह होता है जो समाचार के दृश्य नजर नहीं आने तक, यानी कि उसको नहीं पता क्या हो रहा है, नहीं आने तक दर्शकों को रिपोर्टर से मिली जानकारी के आधार पर समाचार से संबंधित सूचनाएं देता है। जैसे कि हम बताएं कि घटना की पहाड़ खिसक गया, ये हो गया, वो बताते रहेंगे, घटना का कुछ नहीं आता पता, कहाँ खिसका क्या हुआ ढंग से कुछ नहीं पता, और बस ऐसे ही बताता रहेगा जब तक उसके पास रियल फुटेज नहीं आती, तो उसको हम कहते हैं ड्राई एंकर। टेलीविजन में लाइव का क्या अर्थ है? लाइव का यानी कि किसी घटनास्थल का टेलीविजन पर सीधा प्रसारण लाइव कहलाता है। छापे खाने का आविष्कार किसने किया था? ये था, ये काफ़ी फेमस नाम है, जो योहान्स गुटनबर्ग। ये जो गुटनबर्ग है ना, जो पॉपुलरली हम जानते हैं सिंपल नाम से, योहान्स कई बार भूल जाते हैं, गुटनबर्ग याद रखना है। गुटनबर्ग छापा खाना इसने बनाया था। और आज भी अगर आप वेबसाइट वगैरह भी बनाते हो ना, तो वहाँ पर भी ये गुटनबर्ग की काफ़ी सारे टूल्स वगैरह यूज करने पड़ते हैं, क्योंकि वो प्रिंट जो डिस्प्ले करना है वो चीज़ें, उनमें इन्होंने बहुत योगदान करा था योहान्स गुटनबर्ग ने। इन्होंने शुरुआत करी थी, उसके बाद उसको डिजिटल भी लेके आए, काफ़ी सारे चीज़ें हुई हैं इसमें। सर्वाधिक खर्चीला जनसंचार माध्यम क्या है? सबसे ज़्यादा पैसा फूकने वाला वो है इंटरनेट माध्यम। और वो क्यों है? देखो अपने देश में तो यार 2-2 4-4 रुपये में 1 GB मिल जाता है, विदेशों में 20 रुपये 30 रुपये 50 रुपये में 1 GB मिलता है। हाँ, हमारे देश में थोड़ा फ्री की आदत ज़्यादा है ना, लेकिन कोई ना, इस वजह से ये ज़्यादा खर्चीला माध्यम माना जाता है। बाकी जैसे किताब ले ली, एक बार ली छुट्टी, इंटरनेट का मामला ऐसा नहीं है। भारत की पहली साइट कौन सी है? तो उसका नाम है रीडिफ। प्रिंट माध्यम का विवेचन कीजिए। अब विवेचन का मतलब होता है कि प्रिंट माध्यम क्या है, कैसे काम आता है, वो सारी बतानी हमको। प्रिंट माध्यम वह माध्यम है जिसमें जानकारी प्रिंट की जाती है, सीधी बात है, छापी जाती है, जैसे अखबार, पत्रिकाएं, किताबें आदि। इसमें शब्दों का जादू होता है और वाचकों को विचारशीलता और जागरूकता प्रदान करने का कार्य होता है। यानी कि इसमें जो है ना, आपको ऐसा तो है नहीं कि बोल बोल के समझा रहा है कोई, लिखा हुआ है, शब्दों का ही जादू है टोटल। और साथ में जो है वाचकों को, वाचक यानी जो पढ़ रहा है उसको विचारशीलता और जागरूकता प्रदान करने का कार्य करता है, यानी कि उसको टाइम मिलता है पूरा सोचने का, समझने का उस चीज़ को। प्रिंट मीडिया का उपयोग जनता के बीच जागरूकता, शिक्षा, मनोरंजन आदि में कैसे किया जाता है? प्रिंट, और कैसे कहाँ से आया, कुछ भी लिखा हो, कैसे नहीं आएगा इसमें, किया जाता है। प्रिंट माध्यम की विशेषताएं निम्नलिखित है, तो निम्नलिखित विशेषताएं देखते हैं क्या क्या विशेषताएं। अब देखो, अगर ये क्वेश्चन वैसे तो एग्जाम में आया था 5 नंबर में, ठीक है, बड़ा क्वेश्चन आया था, 3 नंबर में भी देंगे तो 3 पॉइंट आपको लिखने पड़ेंगे कम से कम। प्रिंट माध्यम स्थायी होता है, स्थायी यानी कि परमानेंट होता है, यानी एक बार छपा गया सामग्री लंबे समय तक बना रहता है। पढ़ने के लिए यह किसी भी समय उपयुक्त रहता है और लोग इसे अपनी सुखानुसार, यानी कि अपनी मर्जी, जब उसको सुख शांति मिले कि हाँ आप पढ़ लेते हैं, तो उस टाइम वो उसको देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। प्रिंट माध्यम को पढ़ने के लिए व्यक्ति को उच्चतम ध्यान की आवश्यकता नहीं होती। जैसे कि हम वीडियो देखते हैं, उसमें फोकस घूम गया और कुछ पता नहीं क्या हो गया फिर, है ना, तो इसमें ऐसा नहीं है, इसमें आपका फोकस घूम रहा है तो भाई रख दो चुपचाप साइड में, जिससे व्यक्ति इसे साक्षरता की भाषा में भी समझ सकता है। प्रिंट माध्यम सामग्री की प्रमाणिकता को बढ़ाता है, यानी कि जैसे मैंने कह दिया कि भाई, जैसे पहले वाले क्वेश्चन में कह रहा था ना मैं कि ये बुक में लिखा हुआ है, तो वही बात है, ये प्रमाणिकता को बढ़ाता है। अब हम हमारे पास से प्रमाणिकता कहाँ से लाएंगे? किताबों की बातें मानेंगे हम लोग प्रिंट माध्यम में विश्वास करते हैं, जिससे इसकी मान्यता होती है, यानी कि इसकी प्रमाणिकता ज़्यादा होती है बाकी माध्यमों की बजाय। प्रिंट माध्यम की प्रौद्योगिकी सीमाएं कम हैं,
यानी कि जो टेक्नोलॉजिकल लिमिट्स होती हैं वो बहुत कम होती हैं, जिससे इसे साझा करने में कमी होती है। यानी कि इसको व्हाट्सएप पे शेयर नहीं कर सकते, इसको टेलीग्राम पे नहीं भेज सकते, है ना, ऐसी चीज़ें नहीं होती प्रिंट माध्यम में। वो लिमिटेड है। आपके पास किताब है, हार्ड कॉपी पड़ी हुई है, आपके दोस्त को चाहिए तो पहले उसको आना पड़ेगा लेने के लिए। ऐसा नहीं है व्हाट्सएप पे फोटो वो जो है पहुंच गया सीधा ऐसे कैसे कि ये लो तो डाउनलोड कर ले, ऐसे नहीं होता ना। अगर प्रिंट में है वो ठीक है, आप फोटो खींच के उसको डिजिटल करोगे फिर भेज दो, अलग बात है, लेकिन प्रिंट में ऐसे नहीं जा सकती। प्रिंट माध्यम में विभिन्न प्रकार की पत्रिकाएं, अखबार और मैगजीन्स होती हैं जो विभिन्न विषयों पर लोगों को जानकारियां प्रदान करती हैं। तो ऐसे जो हमें 5 पॉइंट लिखने हैं, 3 पॉइंट भी लिख सकते हो, आसान है ये लिखना, इनमें मुश्किल क्वेश्चन नहीं है ये। रेडियो माध्यम पर प्रकाश डालिए, सेम ऐसे ही हमें रेडियो माध्यम के बारे में लिखना है। रेडियो माध्यम एक श्रव्य माध्यम है, सुनने वाला माध्यम है ना रेडियो, जो विभिन्न प्रकार की सूचना, मनोरंजन, शिक्षा और जानकारी प्रदान करने के लिए उपयोग होता है। यह लोगों को बड़े से बड़े क्षेत्रों में जोड़ता है और उन्हें दुनिया भर में घटित हो रही घटनाओं की जानकारियां प्रदान करता है। रेडियो माध्यम की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। रेडियो एक श्रव्य माध्यम है जो लोगों को एक दूसरे के साथ जोड़ता है, विशेषकर उन लोगों के लिए जो अनपढ़ होते हैं, जिनको कुछ नहीं पता, पढ़े लिखे नहीं है। यह अलग अलग भाषाओं में समाचार, कविता, कहानियां आदि प्रस्तुत करके सामाजिक संबंधों को बढ़ावा भी देता है। रेडियो माध्यम विभिन्न प्राकृतिक आवाज़ों, संगीत, नाटक आदि के माध्यम से मनोरंजक है, यानी कि ज्ञान भी दे रहा है लोगों को, टाइम पास भी करा रहा है, लोगों को सकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकता है। नेक्स्ट है हमारा पॉइंट, वो है रेडियो माध्यम सूचना, शिक्षा और जानकारी प्रदान करने का एक महत्वपूर्ण साधन है। वैसे पहले था, अब नहीं रहा। देखो किताब में जब लिखा था तो उस टाइम पे था वो, ठीक है, किताब बनी थी 2004 में, थोड़ी बहुत अपडेट हुई है 2008-10 के आसपास में, ज़्यादा कुछ खास चेंजेस नहीं मिले इस बुक में हमको। जो चैप्टर्स का डाटा था वो उसमें, ठीक है, तो चैप्टर उड़ाए हैं इन्होंने या रखे हैं, बस वही किया है। लेकिन जब प्रिंट हुए थे उस टाइम पे इतनी ज़्यादा वो नहीं थी, उस टाइम पे रेडियो वेडियो ही चलते थे, इंटरनेट था ही नहीं प्रचलन में, तो इस वजह से उसके हिसाब से हमको लिखना पड़ेगा। समाचार, शिक्षा और जानकारी के कार्यक्रम लोगों को जागरूक करते हैं और उनके बदलते समय के साथ समर्थन करते हैं। रेडियो माध्यम पर कविता और संगीत का प्रसार मनोभाव को सुधारने में सहायक होता है और लोगों को सांस्कृतिक अनुभव प्रदान करता है। रेडियो माध्यम समाज सेवा के लिए उपयोगी है, जैसे कि कोई जागरूकता प्रोग्राम चलाना हो, सार्वजनिक स्वास्थ्य अभियान चलाना हो, इत्यादि ऐसी चीज़ों में भी रेडियो फ़ायदेमंद है। आजकल तो सब इंटरनेट पे आ जाता है, यूट्यूब वगैरह पे मिल जाता है। पहले के टाइम में, मतलब आज से मान लो 2016 में इंटरनेट आया था प्रॉपरली, अगर हम इंडिया में कहें तो। वैसे तो पहले चल रहा था लेकिन कोई यूज नहीं करता था खास तौर पर। उस टाइम तक रेडियो ही चल रही थी मोस्टली, लेकिन उसके बाद जैसे ही इंटरनेट का दौर आया, तेज़ी हुई इंटरनेट के दौर में, उसके बाद सब कुछ बदल चुका है। रेडियो वेडियो को कोई नहीं पूछता अब। और पहले के ज़माने में रेडियो सुना करते थे, लोगों को मज़ा आता था, इंतजार करते थे लिटरली कि ये गाना आएगा, इस टाइम पे आएगा, इस टाइम से इस टाइम तक गाने बजते हैं, तो गाने बजने के लिए वेट करेंगे वो कि गाने बजेंगे, रुक जाओ भाई बैठते हैं अब तो ऐसा होता था पहले। टेलीविज़न माध्यम पर प्रकाश डालिए। टेलीविज़न माध्यम का पता है तुमको, आसान सा, इसको भी ऐसे ही लिखना, डिफाइन करना है। टेलीविज़न माध्यम एक शक्तिशाली और प्रभावी माध्यम है जो व्यक्ति और समाज को विभिन्न प्रकार की सूचना, मनोरंजन, शिक्षा और सामाजिक संबंधों के साथ जोड़ता है। टेलीविज़न माध्यम की विशेषताएं भी निम्नलिखित है। टेलीविज़न समाचार एवं सूचना प्रदान करने के लिए महत्वपूर्ण स्रोत है। यह लोगों को देश और विदेश में घटित घटनाओं की ताजगी से अपडेट रखता है, क्योंकि प्रिंट माध्यम अखबार आएगा तो अगले दिन छप के आएगा, टेलीविज़न में वो जो घटना है उसी दिन का पता लग जाता है और उन्हें सही जानकारी प्रदान करता है। टेलीविज़न मनोरंजन का महत्वपूर्ण साधन है। यह विभिन्न प्रकार के शो, फिल्में, सीरीज, सीरियल, गेम शोज आदि प्रदान करके लोगों का मनोरंजन करता है और उन्हें जीवन की सुख शांति में मदद करता है, यानी कि उनका टाइम पास बढ़िया करा देता है। टेलीविज़न शिक्षा के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण योगदान करता है। विभिन्न शिक्षागारों और विद्यालयों के लिए शिक्षा सामग्री, शिक्षा संगीत, शिक्षा कार्यक्रमों का प्रसार करके लोगों को शिक्षा में सहायक करता है। टेलीविज़न लोगों को समाज में आदर्श और लोकतंत्र के मूल्यों के साथ जोड़ता है। यह सार्वजनिक चर्चा और बहुमतीय दृष्टिकोण को प्रोत्साहित कर सकता है। टेलीविज़न माध्यम विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवीनतम तकनीक विकास के बारे में जानकारी प्रदान करके लोगों को विज्ञान में रुचि लेने के लिए प्रोत्साहित कर सकता है। यानी कि कुल मिला के देखो सबके फ़ायदे हैं, थोड़े बहुत हमने फ़ायदे बताने, घाटे नहीं बताने, कहीं पे भी घाटे भी होते हैं इनके, सबके फायदे हैं। तो जैसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा हमसे, ये क्वेश्चन ज़्यादा पूछते हैं थोड़ा, प्रिंट माध्यम में क्या क्या खामियां, बाकी माध्यमों के अभी तक एग्जाम में नहीं पूछी गई कभी भी, प्रिंट माध्यम की पूछते हैं।
प्रिंट माध्यम की बहुत सारी खामियां हैं। एक अच्छा माध्यम है लेकिन खामियां तो है ही उसमें। दिक्कत क्या है, देखो प्रिंट माध्यम है, जैसे ये किताब है, ये फोटो खींच लो तुम, ठीक है। अब जो पढ़ा लिखा वही पढ़ सकता है इसको, पहली बात तो। लेखन कार्य करने वालों का शैक्षणिक ज्ञान आवश्यक है, यानी कि जिसने मतलब जिसको लिखने का कार्य करना है तो उसको पहले पढ़ा लिखा होना चाहिए, शैक्षणिक ज्ञान होना चाहिए। तुरंत घटित घटनाएं प्रस्तुत नहीं की जा सकती, जैसे आज घटना हो गई अभी, तो अभी हम बता नहीं सकते ना प्रिंट माध्यम में, वो लिखा जाएगा, छपेगा, तभी तो समाचार एक दिन पहले की खबरें बताते हैं जो अखबार वगैरह आते हैं। स्पेस का ध्यान रखना पड़ता है, स्पेस का मतलब बीच में अगर सारे 2 अक्षर चिपक गए, 3 अक्षर चिपक गए तो पता नहीं क्या लिखा जाएगा, समझ में नहीं आएगा, तो उसका भी ध्यान रखना पड़ता है। गलतियां सुधारनी पड़ती हैं, गलतियां होती हैं। पीडीएफ देखो, जैसे मैं पीडीएफ बनाता हूँ, ठीक है, इस पीडीएफ में कहीं ना कहीं एक वर्ड ऊपर नीचे ई ऊ इधर उधर हो ही जाता है, कितना भी कर लो तुम सही, फिर पता लगेगा भाई ये गड़बड़ थी, फिर उसको ठीक किया जाता है, और उसमें फिर भी रह जाती है काद, फिर भी रह ही जाती है। तो ये सबसे बड़ी दिक्कत है प्रिंट माध्यम की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उल्टा पिरामिड शैली के 3 हिस्सों के नाम लिखे। 3 हिस्से हैं उसके, पहला है इंट्रो या मुखड़ा भी बोलते हैं, दूसरा बॉडी, तीसरा समापन। समाचार लेखन में किस शैली का प्रयोग होता है? उल्टा पिरामिड शैली का। ज़्यादातर जो लेखन कार्य हैं उनमें उल्टा पिरामिड शैली का प्रयोग होता है। इसका मतलब ये होता है कि जरूरी खबर पहले दे दो और फालतू की बकवास बाद में करते रहो। समाचार लेखन की सबसे लोकप्रिय और उपयोगी शैली का नाम लिखिए, तो वो है उल्टा पिरामिड शैली। उल्टा पिरामिड शैली के कितने भाग होते हैं? 3। 3 हम पढ़ के आए ना, नाम भी पता होने चाहिए, याद रखना इन नामों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उल्टा पिरामिड शैली को कितने हिस्सों में बांटा जाता है? नाम भी लिखिए। उल्टा पिरामिड शैली को 3 हिस्सों में बांटा जाता है, इंट्रो, मुखड़ा, बॉडी, समापन। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन एक्चुअल में इन्होंने 2 क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन और ऊपर वाला क्वेश्चन को कंबाइन किया हुआ है और एग्जाम में एक नया क्वेश्चन बना के दे दिया। ऐसे जो है क्वेश्चन बनाते हैं एग्जाम वाले, बोर्ड वाले, तो इसका थोड़ा ध्यान रखना। अगर तुमने अच्छे से पढ़े होंगे ये क्वेश्चन तो आपको बाहर से क्वेश्चन देखने को नहीं मिलने वाले, मोस्टली क्वेश्चन इनमें से मिलेंगे आपको। ये था चैप्टर हमारा। इसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर है हमारा वो है पत्रकारिता लेखन, पत्रकारिता नहीं है, पत्रकारिता लेखन के विभिन्न रूप और लेखन प्रक्रिया। इसमें जो है समाचार, पहला क्वेश्चन है, समाचार के 6 ककार कौन कौन से हैं? नाम बताने हैं। कब, कहाँ, कैसे, क्या, कौन, क्यों, इन्हीं को हम 6 ककार कहते हैं, इन 6 सवालों को। ये 6 ककार का मतलब है कि ये हमको जो है कोई घटना है तो उसमें 6 चीजें पूछी जाएंगी और इनके जवाब हमें पता होने चाहिए। किन्हीं 2 ककारों के नाम बताओ। 6 तो हमने पढ़ लिए, 2 टेप दो, जोन सा तुम्हें याद आए। समाचार लेखन के लिए कितने ककार आवश्यक है? 6 ककार जरूरी हैं। समाचार लेखन में 6 ककारों के बारे में संक्षेप में लिखिए। भाई डिटेल में पूछ ही लिया हमसे फाइनली। समाचार लेखन में कब, कहाँ, कैसे, क्यों, कौन, क्यों, इन्हीं 6 प्रश्नों को 6 ककार कहा जाता है। इन्हीं ककारों के आधार पर किसी घटना, समस्या या विचार आदि से संबंधित खबरें लिखी जाती हैं। यह ककार ही समाचार लेखन का मूल आधार होते हैं, इसीलिए समाचार लेखन में इनका बहुत अधिक महत्व होता है। पहला है हमारा कब, यानी कि घटना कब हुई, यह समाचार लेखन का आधार होता है। इस ककार के माध्यम से किसी घटना तथा समस्या के समय का बोध होता है। समय यानी कि कब हुई, समय तो बता रहे हैं, जैसे बस घटना कब हुई हम पूछेंगे ना उससे, वो बोलेगा 3 बजे हुई। कहाँ, इस प्रकार के को आधार बनाकर समाचार लिखा जाता है। इसके माध्यम से किसी घटना और समस्या का स्थान का चित्रण होता है। देखो कब में समय का होता है और कहाँ में स्थान का होता है, यानी कि हम पूछेंगे बस दुर्घटना कहाँ हुई तो हम बताएंगे जैसे कि हाँ इस शहर में हुई, यहाँ हुई, ऐसे बताएंगे। कैसे, तो हम फिर पूछेंगे कैसे हो गई वो, ऐसे कैसे बस ठुक गई, है ना। इस प्रकार के द्वारा समाचार का विश्लेषण, वितरण और व्याख्या की जाती है कि कैसे हो गई, क्या पंगा हो गया, क्यों ठुक गई बस, दुर्घटना कैसे हो गई। क्या, यह ककार भी समाचार लेखन का आधार माना जाता है। इसके द्वारा समाचार की रूपरेखा तैयार की जाती है कि इसका परिणाम क्या हुआ, क्या हो गया, फिर उन लोगों को क्या हुआ, कहाँ लेके गए, है ना, ऐसे होता है ना, तो वो चीज़ है। क्यों, क्यों में कि इस प्रकार के द्वारा समाचार के विवरणात्मक, व्याख्यात्मक और विश्लेषणात्मक पहलुओं पर प्रकाश डाला जाता है कि ये घटना क्यों हुई, ब्रेक फेल हो गए थे, या वो ऐसे बताएंगे ना, फिर हम कारण देंगे उसके पीछे का। कौन, इस प्रकार को आधार बनाकर समाचार लिखा जाता है, यानी कि उस दुर्घटना में कौन कौन शामिल था, किसने क्या पंगा करा, वो डिपेंड ऑन दुर्घटना भी होती है। लेकिन ये 6 ककार मैंडेटरी होते हैं, जिनमें से इनमें से कुछ ककारों का यूज किया जाता है कभी कभी, और कभी कभी पूरी बड़ी दुर्घटना होती है तो सारे ककारों का भी इस्तेमाल कर लिया जाता है।
किसी समाचार संगठन में काम करने वाला नियमित वेतनभोगी कर्मचारी क्या कहलाता है? उसको हम कहते हैं सरकारी नौकरी वाला पूर्णकालिक पत्रकार। ठीक है, देखो समाचार संगठन में एक व्यक्ति काम कर रहा है जिसको सैलरी मिल रही है, तो उसको हम कहेंगे पूर्णकालिक पत्रकार। किसी समाचार संगठन में निश्चित मानदेय के आधार पर काम करने वाले पत्रकार को क्या कहते हैं? अंशकालिक। उसको निश्चित मानदेय है। देखो इसमें फर्क है, दोनों में ज्यादा फर्क नहीं है, कहीं तुम सोचो कि बिल्कुल ही अलग अलग है। नियमित वेतन भोगी यानी कि उसको नियमित जो है वेतन मिल रहा है, यहाँ पे निश्चित वेतन मिल रहा है, निश्चित पैसे मिलेंगे। भाई तू ये खबर लेके आया, तेरे को 200 रुपये एक खबर के मिलेंगे, ऐसे जो है उसको लगा रखा है, लेकिन उसको फिक्स सैलरी नहीं दे रहे, उसको लगा रखा है, वो खबर लाएगा तो पैसे मिलेंगे, ऐसे करके होता है ये अंशकालिक पत्रकार। ना पूर्णकालिक पत्रकार किसे कहते हैं? इसी क्वेश्चन के उत्तर को, क्वेश्चन को टेप दो नीचे। किसी समाचार संगठन में काम करने वाला नियमित वेतन भोगी कर्मचारी पूर्णकालिक पत्रकार कहलाता है। अंशकालिक पत्रकार क्या होता है? इसको ऊपर के क्वेश्चन के यहाँ पे आंसर में टेप दो। किसी समाचार संगठन के लिए निश्चित मानदेय के आधार पर काम करने वाले पत्रकार को अंशकालिक पत्रकार कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रीलांसर किसे कहते हैं? ये वो बंदा होता है जिसको किसी की परवाह नहीं होती, अपनी मर्जी से काम करता है। पत्रकार लेखन का वह प्रकार जिसमें एक पत्रकार स्वतंत्र रूप से भुगतान के आधार पर विभिन्न समाचार पत्रों के लिए लेख लिखता है, फ्रीलांसर पत्रकार कहलाता है। उसका ये मतलब नहीं है कि मैं इसी कंपनी से जुड़ा रहूंगा, जो बंदा उसको पैसे देगा उसके लिए वो काम कर देगा, तो ऐसे होते हैं फ्रीलांसर पत्रकार। इंटरव्यू के लिए हिंदी शब्द क्या है? इंटरव्यू जो हम इंटरव्यू बोलते हैं इंग्लिश में होता है, लेकिन इसके लिए हिंदी शब्द क्या इस्तेमाल होता है? साक्षात्कार। और कई बार पूछ रखा है, ये भी एमसीक्यू में पूछ सकते हैं। पत्रकार कितने प्रकार के होते हैं? पत्रकार 3 प्रकार के होते हैं, पूर्णकालिक, अंशकालिक और फ्रीलांसर यानी स्वतंत्र पत्रकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको अलग अलग टाइप से पूछा जा रहा है। फीचर से आप क्या समझते हैं? यह कैसे लिखा जाता है? फीचर लेखन पर प्रकाश डालिए, फीचर लेखन की प्रक्रिया पर प्रकाश डालिए, फीचर नाटक का विवेचन कीजिए। ऐसे अलग अलग करके एक ही आंसर आपको लिखना है। एक ऐसा सुव्यवस्थित, सृजनात्मक और आत्मनिष्ठ लेखन जिसके माध्यम से सूचनाओं के साथ साथ मनोरंजन पर भी ध्यान दिया जाता है, उसे फीचर कहते हैं। फीचर कथात्मक शैली में लिखा जाता है। देखो हमसे यही पूछ रहे हैं कुल मिला के कि फीचर क्या है, कैसे लिखते हैं, वही चीज़ें। फीचर कथात्मक, कथा के टाइप में शैली, इस शैली में लिखा जाता है। इसकी भाषा सरल, आकर्षक, रूपात्मक और मनमोहक होती है। इसमें लेखक अपने विचार, भावना और दृष्टिकोण को व्यक्त कर सकता है। फीचर में समाचारों की अपेक्षा कम शब्दों का प्रयोग किया जाता है। फीचर हमें कभी भी तात्कालिक घटनाओं से परिचित नहीं कराता। आपने जैसे सिंपल बात यह है, आप अखबार देखा होगा ना, साइड में डब्बे से बनाते हैं, उनको फीचर कहा जाता है। सीधी बात यह है, उसमें छोटा सा लिखते हैं थोड़ा सा, और वो फीचर होता है। फीचर का मुख्य लक्ष्य है पाठकों को सूचना देना, शिक्षित करना और मनोरंजन करना होता है। उनकी मर्जी है वो क्या करवाना चाहते हैं, उसी हिसाब से वो फीचर लिखा जाता है। कथात्मक शैली का विश्लेषण कीजिए। कथात्मक शैली एक लेखन शैली होती है जिसमें एक कहानी की रचना की जाती है, कहानी को रचा जाता है। यह शैली व्यक्ति की भावनाओं, अनुभवों और जीवन की घटनाओं को साझा करने का एक माध्यम प्रदान करती है। इसमें सामाजिक, सांस्कृतिक और मानवीय पहलुओं को समाहित किया जाता है और पाठकों को व्यक्ति या स्थान के अनुभवों के माध्यम से सीधे संपर्क में लाया जाता है। इसकी कुछ विशेषताएं अगर आपसे सीधा पूछे ना इस क्वेश्चन को अल्टरनेट करके, कथात्मक शैली की मुख्य विशेषताएं बताइए या विश्लेषण कीजिए, दोनों में सेम ही लिखना आंसर। विशेषताएं देख लो। कथात्मक शैली में कहानी का विकास महत्वपूर्ण होता है। यह धीरे धीरे पाठकों को उसमें रुचि लेने के लिए प्रेरित करता है। कथात्मक शैली में पात्रों का विकास महत्वपूर्ण होता है। पात्र अपने अनुभवों, भावनाओं और विचारों के माध्यम से जीवंत होते हैं। जीवंत यानी कि हमको जिंदे जैसे प्रतीत होते हैं वो, जिससे पाठकों को उनमें जुड़ाव महसूस होने लगता है। कथात्मक शैली का उपयोग सुंदर और साहित्यिक भाषा का रचनात्मक उपयोग करने के लिए किया जाता है। यह भाषा को उच्चतम स्तर पर लेकर जाने का प्रयास करता है ताकि पाठकों को सुखद अनुभव हो सके। कथात्मक शैली विभिन्न प्रकार की कहानियों को समाहित करती है, यानी कि अलग अलग कहानियां वो अपने अंदर इंक्लूड करती जाती है, जिससे यह विविधता का आदान प्रदान करती है। कथात्मक शैली का उपयोग व्यक्तिगत अनुभवों और भावनाओं को साझा करने के लिए होता है, जिससे पाठक उसके साथ जुड़ सके।
कथात्मक शैली में अक्सर दृश्य कथा का उपयोग होता है। दृश्य कथा यानी कि दिखाकर जो कहानी है वो यूज, उसमें ज़्यादा यूज होता है इसका, जिससे पाठकों को अनुभव की गहराई को अनुसरण करने में मदद मिलती है। कथात्मक शैली में कहानी एक निर्दिष्ट समय स्थिति में स्थित होती है, यानी कि एक पार्टिकुलर समय की हम बात कर रहे होते हैं, जिससे पाठक को उस समय के सामाजिक और सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य का अनुभव होता है। यानी कि उस समय समाज कैसा है, क्या चीज़ है, वो उनको उस समय के बारे में रियलिटी, मतलब ऐसा होता है बंदा उससे कनेक्ट हो जाता है। जैसे पहले के लोग थे, महाभारत देखते थे तो वो हर समय वेट करते थे, उससे जुड़ गए थे, भाई अब क्या होगा अब क्या होगा। ऐसे होता है ना, बहुत सारे आप नाटक कहानियाँ देखते हैं तो वो जो है कथात्मक शैली में लिखे जाते हैं। अब देखो ये 7 पॉइंट है, इनमें से कोई से 5 पॉइंट आप कर लेना, 4 से 5 पॉइंट करने जरूरी हैं, ठीक है। मैंने एडिशनल लिख दिया ताकि आपको जो उनसे याद करने वो जो आसान लगे वो लिख देना। 7 के 7 लिख दोगे तो भी गलत नहीं है, वो आपके ऊपर है। फिर साक्षात्कार की प्रक्रिया का विश्लेषण कीजिए। साक्षात्कार यानी इंटरव्यू। इंटरव्यू कैसे लेते हैं, क्या होता है, वो चीज़ें बतानी है। साक्षात्कार वह तरीका है जिसमें कोई पत्रकार किसी अन्य व्यक्ति से उसकी राय और भावनाएं जानने के लिए सवाल पूछता है। जैसे बहुत सारे लोग बैठे होते हैं, वो अलग अलग टाइप के होते हैं साक्षात्कार भी। एक बंदा यहाँ इंटरव्यू देने गया, एक पहले से बैठा हुआ है, वो उससे सवाल पूछता रहेगा, ये वो बताते रहो, कुछ भी पूछ ले रैंडमली, उसकी मर्जी है ना। कई बार जो है पैनल बैठा होता है, पैनल यानी कि पूरा समूह बैठा होता है, बहुत सारे जो है साक्षात्कार लेने के लिए लोग बैठे होते हैं और सारे उससे सवाल पूछते रहते हैं, वो वैसा होता है कुछ, उससे सवाल पूछते हैं। किसी भी साक्षात्कार करने वाले व्यक्ति में गहरा ज्ञान, कूटनीति, धैर्य और साहस जैसे गुण होने चाहिए। इसके साथ ही साक्षात्कार करने वाले व्यक्ति को उस व्यक्ति के बारे में पर्याप्त जानकारी भी होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि उसको पता ही नहीं है कि तू सवाल किससे पूछ रहा है, जिससे वह साक्षात्कार करता है। साक्षात्कार लेने वाला व्यक्ति साक्षात्कार के साथ उसकी पूरी रिकॉर्डिंग और नोट्स आना था यहाँ पे, ये नहीं है, नोट्स भी लेता है। यानी कि वो जो है ना उसकी साथ में वीडियो फुटेज और नोट्स लेता, लिखता रहता है कि हाँ इसने ये जवाब दिया सही था कि नहीं था। साक्षात्कार की भाषा सरल और सहज होती है, यानी कि उसको ताकि सामने वाले को जिससे वो सवाल पूछ रहा है उसको सारा कुछ समझ में भी आ जाए। समाचार कैसे लिखा जाता है, स्पष्ट कीजिए। समाचार का मुख्य कार्य पाठकों को सूचना देना होता है। समाचार को हमेशा उल्टा पिरामिड शैली, ये शैली मत भूल जाना, ये बहुत काम की शैली है, उल्टा पिरामिड शैली में ही लिखा जाता है ताकि यह पढ़ने वालों को घटना का पूरा विवरण आसानी से प्रस्तुत कर सके। समाचार लिखते समय भाषा को भी सरल और सहज रखा जाता है ताकि पाठकों को यह शब्द आसानी से समझ में आ जाए। अगर ज़्यादा डिफिकल्ट शब्द लाएंगे तो उनको पढ़ने में मज़ा नहीं आएगा। समाचार लिखते समय पत्रकार अपने विचार, भावनाएं और दृष्टिकोण को व्यक्त नहीं कर सकता। वो जो लिख रहा है, जो असल में हुआ है वही बताना है, फालतू की बकवास अपने पास से ऐड नहीं करनी होती। समाचार पूर्णतः तथ्यों पर आधारित होता है, सबूतों के ऊपर आधारित होता है। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा विशेष लेखन, स्वरूप और प्रकार। पहला क्वेश्चन है, बिट की परिभाषा लिखिए। बिट क्या होता है? मीडिया की भाषा में बिट किसे कहते हैं? मीडिया में बिट का क्या अर्थ है? जो संवाददाता केवल अपने विशेष क्षेत्र से संबंधित रिपोर्टों को भेजता है, बिट रिपोर्टिंग कहलाती है। जैसे मैं पानीपत से हूं तो मैं पानीपत की रिपोर्टिंग भेजूंगा, मैं झज्जर से हूं मैं झज्जर की रिपोर्टिंग भेजूंगा। ऐसा नहीं है कि मैं अकेला हूं और हरियाणा की सारी रिपोर्टिंग मैं ही करे जा रहा हूं, तो वो नहीं होती। एक पार्टिकुलर एरिया में कोई बंदा है, वो अपने एरिया की रिपोर्टिंग करता है, वहाँ पे कोई घटना होती है उसका बारे में रिपोर्ट लिखता है, बताता है, उसको हम बिट रिपोर्टिंग कहते हैं। ठीक है, बिट कहते हैं बेसिकली। क्या स्वास्थ्य लेखन विशेष लेखन का क्षेत्र है? तो देखो, विशेष लेखन के क्षेत्र पूछ सकते हैं हमसे, वैसे ज़्यादा नहीं पूछने की उम्मीद नहीं है। हम क्वेश्चन एग्जाम में आ रखा था ये, स्वास्थ्य विशेष लेखन का क्षेत्र है। हाँ देखो, विशेष लेखन के क्षेत्र में मैं बता देता हूँ, आपने वेबसाइटों पे देखा होगा, खेल, मनोरंजन, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, है ना, ऐसे टाइटल देते हैं। अब आजकल तो फाइनेंस का भी देने लग गए हैं, तो ये सारे विशेष लेखन के अंदर आते हैं, स्वास्थ्य वगैरह, जो हेडिंग देखने को मिलती है अखबारों में या कई साइटों पर। विशेष लेखन की भाषा और शैली का विवेचन कीजिए, यानी कि उनकी भाषा शैली कैसी होती है। विशेष लेखन की भाषा और शैली निम्नलिखित प्रकार की होनी चाहिए। इसमें तकनीकी शब्दावली का प्रयोग होना चाहिए, यानी कि जो रियल शब्द है उस फील्ड के रिगार्डिंग उसका इस्तेमाल होना चाहिए। विशेष लेखन में भाषा
वह शैली सरल और सहज होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि तुमने डिफिकल्ट के नाम पे कुछ भी चिपकाए जा रहे हो। विशेष लेखन में सामान्य लेखन से अलग विशेष भाषा शैली का प्रयोग करना चाहिए। विशेष लेखन में विशेष क्षेत्र से संबंधित नवीन शब्दावली को अपनाना चाहिए, यानी कि नए नए जो शब्द आ रहे हैं तो उनको भी साथ में ऐड करना चाहिए। जो नाम दिए जा रहे हैं उनको, ऐसा नहीं है कि तुम अपने पास से कुछ भी नाम बताए जा रहे हैं उनको। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विशेष लेखन के स्वरूप का वर्णन कीजिए, यानी कि जो विशेष लेखन है वो कैसा होता है वो बताना हमको। किसी भी सामान्य विषय से हटकर, इसमें जो है ना आप ऐसा भी कह सकते हो, विशेष लेखन की डेफिनेशन परिभाषा दीजिए, या उसमें भी आप सेम क्वेश्चन लिख सकते हो। किसी भी सामान्य विषय से हटकर विशेष विषयों पर लिखे गए लेखकों को लेखों को आना चाहिए था, लेखकों नहीं, लेखों को विशेष लेखन कहा जाता है। खेल, स्वास्थ्य, मनोरंजन, व्यापार इत्यादि विशेष लेखन के अंतर्गत माने जाते हैं। विशेष लेखन लिखते समय हमें भाषा सरल और सहज रखनी चाहिए। ये ऊपर वाला सही मिलता जुलता से बनाना आपको। समाचार पत्रों में भी विशेष लेखन के लिए अलग से स्थान निश्चित होता है। विशेष लेखन उस विषय से के विशेषज्ञों द्वारा ही लिखे जाते हैं जिसमें उसी से जुड़ी शब्दावली का भी प्रयोग किया जाता है। विशेष लेखन के किन्हीं दो क्षेत्रों का वर्णन कीजिए। स्वास्थ्य, खेल, विज्ञान, बहुत सारे हैं, टेप दो कोई भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशेष लेखन से क्या तात्पर्य है, यह क्यों लिखा जाता है। इसमें डेफिनेशन तो ऊपर वाली आ जाएगी अभी जो हमने करा था फोर्थ क्वेश्चन। किसी भी सामान्य विषय से हटकर विशेष विषयों पर लिखे गए लेखों को विशेष लेखन कहा जाता है। खेल, स्वास्थ्य, मनोरंजन इत्यादि इसके अंतर्गत माने जाते हैं। यह क्यों लिखा जाता है, इसका भी जवाब हमको देना है। विशेष लेखन पाठकों द्वारा बहुत पसंद किया जाता है। पाठकों को इसमें गहरी और सटीक जानकारी मिलती है। इसमें पाठकों की पसंद के हिसाब से उन्हें पढ़ने को मिलता है, इसीलिए विशेष लेखन को लिखा जाता है। किसी खास विषय पर सामान्य से हटकर किया गया लेखन क्या कहलाता है, विशेष लेखन कहलाता है। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा, वो है नेक्स्ट पार्ट है, कैसे बनती है कविता। कविता के प्रमुख घटकों का उल्लेख कीजिए। कविता के जो हमको 5 घटक एटलीस्ट बताने हैं। कविता के कुछ महत्वपूर्ण घटक हैं जिनके बिना कविता संभव नहीं होती। यह घटक निम्नलिखित हैं। पहला है भाषा। भाषा कविता का महत्वपूर्ण घटक है। आपने कविताएं तो पढ़ी होंगी, आप व्याख्या करते हो उनकी, वो कविताएं हैं ना, तो उनमें आप देखो उनमें क्या क्या होता है। उनमें सबसे जरूरी है भाषा शैली, है ना, कैसे लिखे हुए शब्दों, कैसे जुगाड़बाजी, कई बार तो सुर ताल बन जाते हैं उनमें पढ़ते टाइम पे, तो वो शब्दों का महत्वपूर्ण घटक है वो, क्योंकि भाषा के माध्यम से ही कवि अपनी संवेदना और भावनाओं को अभिव्यक्ति प्रदान करता है। शैली, यानी कि शैली भी कविता का महत्वपूर्ण घटक है। इसके द्वारा कवि अपनी संवेदना को कविता के रूप में अभिव्यक्त करता है, मतलब किस स्टाइल में लिख रहा है उसको हम शैली बुलाते हैं। बिंब का शाब्दिक अर्थ है शब्द चित्र, शब्दों को कैसे डिजाइन रीडिजाइन किया जा रहा है, कैसे कैसे शब्दों का इस्तेमाल हो रहा है। इन शब्द चित्रों के माध्यम से ही कवि अपनी कल्पना को साकार रूप प्रदान करता है। बिंब के बिना कविता की कल्पना भी नहीं की जा सकती, यह कविता का मूल आधार होता है। छंद, यह कविता का अत्यंत महत्वपूर्ण घटक है, क्योंकि छंद ही कविता को कविता का रूप प्रदान करते हैं। इसके द्वारा ही कविता पद्य की श्रेणी में आते हैं। अलंकार, अलंकार भी कविता के प्रमुख घटक होते हैं। यह कविता को सौंदर्य प्रदान करते हैं। इनके द्वारा ही कवि अपनी कविता को सजाता है, मतलब एक्स्ट्रा चीजें वो ऐसे शब्दों का ऐसे चयन करता है ताकि पढ़ने वाले को मजा आ जाए। इसमें से ज़्यादा नहीं आते, ठीक ठाक ही क्वेश्चन आते हैं, जो थे मैंने आपको करा दिए हैं। एक ही क्वेश्चन था अभी तक जो एग्जाम में पूछा गया है और वही पूछते आ रहे हैं तब से। नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं हमारा, वो है नाटक लिखने का व्याकरण। नाटक का सबसे जरूरी और सशक्त माध्यम कौन सा है, वो है संवाद। संवाद यानी कि बातचीत। नाटक का महत्वपूर्ण अंग कौन सा है, शब्द। नाटक कहाँ प्रस्तुत किया जाता है, रंगमंच पर। रंगमंच होती है स्टेज, तो स्टेज पर करते हैं। नाटक किस प्रकार की विधा है, वो है वर्णित या नैरेटिव विधा। रंगमंच किस विधा में होता है, या फिर कह लो रंगमंच किस साहित्यिक विधा में आवश्यक है, वो है नाटक में। रंगमंच यानी स्टेज की बात कर रहे हैं हम। नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं, बड़े क्वेश्चन नहीं आते इसमें से, आज तक आए नहीं है। नेक्स्ट चैप्टर हमारा कैसे लिखे कहानी। कहानी का केंद्र बिंदु क्या होता है, उसका होता है कथानक। कथा वस्तु किसे कहते हैं या कथानक किसे कहते हैं, सेम ही चीज लिखनी है आपको। कथा वस्तु कहानी का पहला तत्व होता है। कहानी की शुरुआत से लेकर उसके अंत तक जो कुछ भी कहा जाए उसे कथानक या कथा वस्तु कहते हैं। यह कहानी का मूल आधार होता है।
पूरी कहानी में घटित होने वाली घटना ही उसका कथानक है। इसे आरंभ, मध्य और अंत 3 हिस्सों में विभाजित किया जा सकता है, जिससे कहानी को समझना आसान हो जाता है। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा कैसे करे कहानी का नाट्य रूपांतरण। इसमें पहला क्वेश्चन है हमारा, कहानी को नाटक में किस प्रकार रूपांतरित किया जा सकता है, या फिर कहानी का नाट्य रूपांतरण कैसे किया जाता है, सेम ही चीज लिखनी है। देखते हैं कैसे करना है। निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना पड़ेगा हमको। कहानी की कथा वस्तु को समय और घटना के स्थान के आधार पर विभाजित किया जाता है, कि मतलब किस समय हुई, कहाँ पर हुई, वो चीज़ बतानी पड़ेगी। कथा वस्तु से संबंधित वातावरण भी तैयार किया जाता है। ऐसा नहीं है कि तुम जंगलों की बात कर रहे हो और पहुंचे पड़े हो पहाड़ों पर, तो गलत बात हो जाएगी फिर तो। कथा वस्तु के अनुसार ही मंच या संगीत का भी निर्माण किया जाता है। अलग अलग फिल्मों में आपने देखा होगा ना, अलग अलग जो है गाने बजते हैं, ट्यूनिंग होती है, तो वो सब अपने हिसाब से बनाते हैं। ध्वनि और प्रकाश का भी पूरा ध्यान रखा जाता है। पात्रों की आपस में बातचीत और व्यवहार को अभिनय के रूप में परिवर्तित किया जाता है। संवादों को अभिनय के रूप अनुरूप स्वरूप आना था, यहाँ पे स्वरूप लिखा हुआ है, स्वरूप, ठीक है, स्वरूप प्रदान किया जाता है। देखो यार, छोटी मोटी एरर तो हो ही जाती है जब हम लिखते हैं ना, मतलब कितना भी अच्छा लिख ले हम, लेकिन रह ही जाती है एरर कहीं ना कहीं। कहानी के नाट्य रूपांतरण में किस प्रकार की मुख्य समस्या का सामना करना पड़ता है। कहानी के नाट्य रूपांतरण में भी, कहानी का नाट्य रूपांतरण यानी कि कहानी को नाटक बनाना। आपके पास एक कहानी है, मैंने कहानी सुना दी, जैसे वो आपने पहले पढ़ी होगी इंग्लिश में, एक शेर था, एक चूहा था, उसने वो ऐसे उस मतलब परेशान करता रहता था, फिर वो उसके ऊपर कूदने लगा है ना। वो कहानी बहुत पहले पढ़ी थी आपने। अब उसका अगर मैं कहूँ आपको नाट्य रूपांतरण करना है, तो उसके लिए आप क्या चाहिए, आपको पहले शेर चाहिए, फिर चूहा चाहिए, फिर उसको कूदाना भी है, वही सारी चीजें बतानी है। देखो, सबसे प्रमुख समस्या कहानी के पात्रों के मनोभावों को कहानीकार द्वारा प्रस्तुत प्रसंगों यानी कि मानसिक द्वंद्वों के नाटकीय प्रस्तुति में आती है। यानी कि उनको मेंटली उस लेवल पर प्रिपेयर करना कि वो घटना सच में उसके साथ हो रही है, वैसे लेवल पे लेके आना। पात्रों के बंधुओं को अभिनय के अनुरूप बनाने में समस्या आती है। सामानों को नाटकीय रूप प्रदान करने में भी समस्या आती है। संगीत, ध्वनि को माना था यहाँ पे, ध्वनि और प्रकाश व्यवस्था कराने में भी समस्या आती है। कई बार लाइट नहीं आती, कई बार ज़्यादा आ जाती है, वो सारा देखना होता है। कथानक को अभिनय के अनुरूप बनाने में भी समस्या आती है। जो कहानी है वो तो कहानी वाले ने तो लिख दी, अब उसको नौटंकी कैसे बनाए उसकी, तो उसमें दिक्कत बहुत आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी कहानी का नाट्य रूपांतरण करते समय दृश्य विभाजन कैसे किया जाता है। किसी कहानी का नाट्य रूपांतरण करते समय दृश्य को निम्नलिखित प्रकार से विभाजित किया जाता है। प्रत्येक घटना और दृश्य को कथानक के अनुसार ही बनाया जाता है। अलग अलग स्थान पर घट रही घटनाओं को अलग अलग दृश्यों में बांटा जाता है। ऐसा नहीं है कि एक में भसड़ उतार रखे, पता ही नहीं लग रहा। आपने देखे होंगे ना, बहुत सारी फिल्मों में, कहानियों में, वो नाटक वगैरह होते हैं, उनमें ट्रांजिशन आते हैं, एकदम से वो स्लैश होकर दूसरी साइड दिखता है, या फिर वो भाग जाता है दूसरी साइड, दिखाते हैं उसको कि हाँ ये अलग जगह की घटना है। दृश्य विभाजन करते समय कथा, कर्म व विकास का भी ध्यान रखना होता है। ऐसा नहीं है कि तुम एक हॉल में बैठे बैठे बतला रहे हो और कहानी चलती जा रही है और कहानी खत्म, तो ऐसे कहानी नहीं बनती ना, उसमें पूरा नाटक बनता है जो, तो उसमें उनको ध्यान रखना पड़ेगा, उसको आगे बढ़ाना है, लड़ाई करानी है, झगड़ा कराना है, जो भी कराना है कराना पड़ेगा, कुछ ना कुछ का टाइम पास उनका। कहानी की कथा वस्तु को समय और स्थान के आधार पर विभाजित करके अलग अलग दृश्य बनाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, नाटक और कहानी में क्या क्या असमानताएं हैं, या फिर कहानी और नाटक में अंतर को स्पष्ट कीजिए। दोनों सेम ही चीजें हैं, कहानी और नाटक दोनों ही गद्य विधाएं हैं। इनमें कुछ असमानताएं या अंतर भी हैं जो कुछ इस प्रकार है। आप चाहो तो ऐसे बीच में डंडा खींच के एक साइड कहानी एक साइड नाटक ऐसे करके लिख सकते हो, क्योंकि देखो पेपर तो बड़ा होता है ना, ऐसे वाला पेपर आता है आपका, तो उसमें काफ़ी जगह होती है, तो दो साइड, एक साइड कहानी एक साइड नाटक करके ऐसे लिख सकते हो। अगर वहाँ पर जगह नहीं मिलती है तो ऐसे भी लिख सकते हो। अब मेरे पास जगह नहीं थी, फिर भसड़ मच जाती है, समझ में नहीं आता, तो फ़ायदा नहीं था। कहानियाँ ऐसी गद्य विधा है जिसमें जीवन के किसी अंक विशेष का मनोरंजन पूर्ण चित्रण किया जाता है। कहानी का संबंध लेखक और पाठकों से होता है। देखो आपको पता है कहानी क्या होती है, किताब पे लिखी पढ़ी है, किसी ने लिख दिया है, वो है कहानी। कही या पढ़ी जाती है। कहानी को आरंभ, मध्य, अंत में बांटा जाता है। कहानी में मंच, सज्जा, संगीत और प्रकाश की जरूरत नहीं होती, क्योंकि वो तो लिख दिया अपने हिसाब से, उसको क्या मतलब है रात थी कि दिन था। नाटक में बहुत सारे नौटंकी होती है। नाटक एक ऐसी गद्य विधा है जिसमें मंच पर अभिनय किया जाता है। नाटक का संबंध लेखक,
निर्देशक, दर्शक और श्रोताओं से होता है। नाटक का मंच पर अभिनय किया जाता है। नाटक को दृश्यों में विभाजित किया जाता है। नाटक में मंच सज्जा, संगीत और प्रकाश व्यवस्था का भी विशेष महत्व होता है। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा, वो है कैसे बनता है रेडियो नाटक। आमतौर पर रेडियो नाटक की अवधि कितनी होती है? बहुत बार आ चुका है ये क्वेश्चन। 15 से 30 मिनट की होती है। और इस क्वेश्चन ने तो गदर ही मचा दिया। देखो कितने टाइम में पूछा। रेडियो नाटक लिखने की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। रेडियो नाटक लिखने की प्रक्रिया का विश्लेषण कीजिए। रेडियो नाटक लिखने की प्रक्रिया का विवेचन कीजिए। रेडियो नाटक की कहानी में किन किन बातों का ध्यान रखना आवश्यक है? ये सारे क्वेश्चन एक ही आंसर। रेडियो नाटक लिखते समय रेडियो नाटक की कहानी में निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना आवश्यक होता है। रेडियो नाटक की कहानी केवल एक ही घटना पर आधारित नहीं होनी चाहिए। एक ही घटना पर घट रही कहानी में से कहानी उबाऊ हो जाती है और सुनने वाले कहानी का सारा मजा खो बैठते हैं और वापस सुनने नहीं आएंगे उसको। सामान्य रूप से रेडियो नाटक की अवधि 15 से 30 मिनट तक हो सकती है। 15 मिनट से कम समय की कहानी या 30 मिनट से ज़्यादा समय की कहानी सुनने वालों के लिए उबाऊ हो सकती है। देखो ज़्यादा लंबी होगी तो उबाऊ हो जाएगी, और अगर कम समय की है तो वो बोलेंगे क्या बकवास है, रोज की रोज ऐसे नोटंकी टाइम पास कर रहा है फालतू में। रेडियो नाटक में पात्रों की संख्याएं सीमित होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि कैरेक्टर आए जा रहे 20-50 कैरेक्टर तुमने कर दिए, कुछ नहीं समझ आ रहा कौन था वो, पहले वाला कौन था, बाद वाला कौन है। लिमिट होनी चाहिए, क्योंकि हम शकल से याद नहीं कर सकते ना, उनको नाम से याद रखने पड़ते हैं। अधिक पात्र करने से कहानी उलझ सकती है। सामान्य रेडियो नाटक में 5 या 6 से अधिक पात्र नहीं होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दृश्य श्रव्य माध्यमों की तुलना में श्रव्य माध्यमों की क्या सीमाएं हैं? इन सीमाओं को किस तरह पूरा किया जा सकता है? दृश्य श्रव्य माध्यमों की तुलना में श्रव्य माध्यम की बहुत अनेक सीमाएं होती हैं, और जो कुछ इस प्रकार है। दृश्य श्रव्य समझ गए ना? देखो 2 टाइप के माध्यम है। श्रव्य माध्यम यानी सुनने वाला, जैसे रेडियो हो गई है ना, और दृश्य श्रव्य जैसे कि टेलीविजन वगैरह हो गया, वो चीज़ें। तो उनमें क्या लिमिटेशंस है वो बतानी है। दृश्य श्रव्य माध्यम में हम नाटक को अपनी आंखों से देख भी सकते हैं और पात्रों के संवादों को सुन भी सकते हैं, किंतु श्रव्य माध्यम में हम केवल सुन सकते हैं, देख नहीं सकते। अंधे हो रखे हम। दृश्य श्रव्य माध्यमों में हम पात्रों के हाव भाव देखकर उनकी दशा का अनुमान लगा सकते हैं। जैसे कि उसको पीट दिया, खून निकल रहा है, अब बोल दिया खून निकल रहा है, और एक हम देख रहे हैं खून निकल रहा है, थोड़ा अच्छी सी फीलिंग आती है फिर, है ना। किंतु श्रव्य माध्यम में हम ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते। दृश्य श्रव्य माध्यमों में मंच या पात्रों के वस्त्रों की शोभा सौंदर्य को देख सकते हैं। जैसे राजा का नाम लिया तो राजा क्या स्टाइलिश कपड़े पहन के आता है, लेकिन श्रव्य माध्यम में हम इसकी केवल कल्पना कर सकते हैं कि राजा सुंदर कपड़े पहन के आ रहा होगा। हो सकता है नहीं आया हो, तो उन्होंने नहीं बताया हमको। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, दृश्य श्रव्य माध्यमों में किसी भी दृश्य या वातावरण को देखकर उसका आनंद उठा सकते हैं। जैसे पहाड़ों की बात, पहाड़ दिखा रहे हैं हमको, किंतु श्रव्य माध्यम में प्रत्येक स्थिति को केवल ध्वनियों के माध्यम से समझ सकते हैं। अब हम कभी पहाड़ों पे गए नहीं, हमें क्या पता पहाड़ कैसे होते हैं, है ना। तो बहुत लिमिटेशंस होती हैं। दृश्य श्रव्य माध्यम की तुलना में श्रव्य माध्यम में वातावरण की सृष्टि पात्रों के संवादों से की जाती है। समय की सूचना और पात्रों के चरित्र का उद्घाटन भी संवादों के माध्यम से ही होता है। श्रव्य माध्यम की सीमाओं को ध्वनि माध्यम से ही पूरा किया जा सकता है, और तो हम कुछ कर भी नहीं सकते भाई सुनने वालों में, और क्या ही करेंगे अगर आवाज़ भी ढंग की नहीं होगी तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडियो नाटक की विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। रेडियो नाटक में ध्वनि प्रभाव और संवादों का विशेष महत्व होता है, जो इस प्रकार से है। रेडियो नाटक में पात्रों से संबंधित सभी जानकारियां संवादों के माध्यम से मिलती है। पात्रों की चारित्रिक विशेषताएं संवादों के द्वारा ही उजागर होती है। नाटक का पूरा कथानक संवादों पर ही आधारित होता है। इसमें ध्वनि प्रभावों और संवादों के माध्यम से ही कथा को श्रोताओं तक पहुंचाया जाता है। संवादों के माध्यम से ही रेडियो नाटक का उद्देश्य भी स्पष्ट होता है। संवादों के द्वारा ही श्रोताओं को संदेश भी दिया जाता है। सारा कुछ कैसे होता है? ज़्यादातर संवादों के माध्यम से, क्योंकि सब कुछ बोलने का खेल है रेडियो नाटक में, तो है ना। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा नए और अप्रत्याशित विषयों पर लेखन। शायद ये हमारा लास्ट चैप्टर आई थिंक। नए और अप्रत्याशित विषयों पर लेखन में कौन कौन सी बातों को ध्यान में रखना आवश्यक है? नए और अप्रत्याशित विषयों पर लेखन में निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। जिस विषय पर, देखो नए और अप्रत्याशित विषय कैसे होते हैं, जिनका हमें नहीं पता ढंग से, उनके बारे में अगर हमको लिखना है तो उसकी बात हम कर रहे हैं।
जिस विषय पर लिखना है लेखक को उसकी संपूर्ण जानकारी होनी चाहिए। मतलब अगर तुम्हें नहीं पता नए विषय पर लिखना है, भले ही जैसे मान लो मेरे को एक पार्टिकुलर सब्जेक्ट नहीं आता, मान लो हिंदी नहीं आती और मुझे हिंदी ही लिखनी है, तो पहले मेरे को समझना पड़ेगा ना हिंदी क्या है, कैसे लिखते हैं, क्या चीज़ है, वो पहले पता होनी चाहिए। तो वैसे ही जिस भी बारे में हमको लिखना है पहले उसकी जानकारी हमें होनी चाहिए। विषय पर लिखने से पहले लेखक को अपने मस्तिष्क में उसकी एक उचित रूपरेखा बना लेनी चाहिए। ज़्यादातर ये उस समय इस्तेमाल होती है जब कहानियाँ लिखते हैं। अगर मान लो तुमने कहानी शुरू कर दी कि एक चूहा था, बहुत तेज़ी से भागे जा रहा था, आगे तुम्हें नहीं पता कहाँ गया फिर वो, है ना। तो अगर लेखक को नहीं पता तो पढ़ने वालों को, सुनने वाले को तो कहाँ ही पता होगा। तो ऐसी गड़बड़े ना हो, इसीलिए पहले ही पूरी कहानी बना ली जाती है कि वो भागा, फिर बिल में गया और फिर सांप ने उसको खा लिया, ठीक है, कहानी खत्म। तो ऐसे जो है आपको पहले से ही रूपरेखा बनानी पड़ती है। विषय से जुड़े तथ्यों से उचित तालमेल होना चाहिए। विचार विषय में सुसंबद्ध और संगत होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि मैं बोलूँ कि चूहा भाग रहा था, शेर ने खा लिया और चूहा मर गया, फिर शेर मर गया, ऐसे कुछ उल्टी सीधी बकवाद मारेंगे हम, जो कि उससे कोई लॉजिक ही नहीं है उसका। तो मतलब बनानी नहीं आई एक्चुअली मेरे को ये उल्टी सीधी कहानी। तो इस तरीके से जो अजीब सी कहानी बनती है, मतलब जिसका कोई कुछ समझ नहीं आता कि कहाँ से किसने किसको मार दिया, तो ऐसा कुछ भी हमें कोई फ़ायदा नहीं है। तो वो उससे संबंधित होने चाहिए और उससे मिलते जुलते जो है वाक्य विषय होने चाहिए, विचार होने चाहिए। अप्रत्याशित विषयों में के लेखन में मैं जो शब्द है शैली का प्रयोग करना चाहिए, यानी कि मैं वहाँ जा रहा था, ये ऐसे टाइप में लिखते हैं वो शुरू में। अप्रत्याशित विषयों पर लिखते समय लेखकों को विषय से हटकर अपनी विद्वत्ता को प्रकट नहीं करना चाहिए कि मैं बड़ा विद्वान हूँ, मैं अपनी बकवास मारूंगा उसमें, कहानी छोड़ के कुछ और ही बताए जा रहा हूँ, तो ऐसे नहीं चलेगा। नए और अप्रत्याशित विषयों पर लेखन में क्या क्या बाधाएं आती हैं, बाधाएं यानी कि समस्याएं आती हैं। अब देखो हमने पता तो लग लिया बहुत सारी दिक्कतें होती हैं, लेकिन क्या क्या आती है देखते हैं। नए और अप्रत्याशित विषयों पर लिखने से लेखक की चिंतन शक्ति धीमी पड़ जाती है, क्योंकि वो सोच ही नहीं पा रहा उस बारे में ज़्यादा कुछ, क्योंकि उसको पता ही नहीं है ज़्यादा। नए एवं अप्रत्याशित विषयों पर लिखते समय लेखक अपने विचारों को लिखित रूप देने का अभ्यास नहीं करता कि उसको लिखना कैसे है। नए और अप्रत्याशित विषयों पर लिखते समय लेखन में मौलिक प्रयास तथा अभ्यास करने की प्रवृत्ति कम होती जाती है, यानी कि वो ज़्यादा लिख भी नहीं सकता, ज़्यादा बोल भी नहीं सकता उसके बारे में। तो ये वैसा ही है। नए और अप्रत्याशित विषयों के लिए लेखक के पास विषय से संबंधित सामग्री और तथ्यों का अभाव होता है, उनको नहीं पता। ये ऐसा ही होता है, ये मेरे साथ बहुत होता है। मतलब अप्रत्याशित विषयों पर मैं लेखन नहीं करता, वो अलग चीज़ है, लेकिन मेरे साथ बहुत ये क्या होता है बताता हूँ तुमको। जैसे वेबसाइट पे मैं काम करता हूँ, ठीक है, कुछ चीज़ें खराब हो जाती है वेबसाइट में, अब उसके लिए मैं ढूंढता हूँ, तो उसमें ना मुझे सामग्री मिलती, ना मुझे तथ्य मिलता, और मुझे कुछ नहीं पता होता क्या करना है, क्योंकि एक तो वो नया और अप्रत्याशित विषय मेरे लिए, मुझे नहीं पता, मैं पढ़ा हुआ नहीं हूँ उस सेक्टर में, लेकिन फिर भी हम कर लेते हैं जुगाड़बाजी। तो वो जुगाड़बाजी ही होती है एक्चुअल में, वो प्रॉपर जो ऐसा कहते हैं ना स्टैंडर्ड हाई लेवल का वो कर सकते, वो नहीं कर सकते। फिर हम उसमें लिमिटेशंस आती हैं इस चीज़ में। अगर आपको नई चीज़ों को सीखना है, कम से कम 1-2 साल तो आपको ऐसे ही टाइम खोटी होती है सीखने में, अगर कुछ भी सीखना है आपको, उसके बाद ही कुछ कुछ समझ आने लगता है। नए और अप्रत्याशित विषयों पर लिखने से लेखक की बौद्धिक विकास के अभाव में विचारों की कमी हो जाती है। उसको ज़्यादा सोचना, मतलब ज़्यादा सोच नहीं पाता, क्योंकि उसको पता ही नहीं है सोचना क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें से बहुत बार ये क्विज टाइप में आते हैं, मतलब क्विज कह रहा हूँ, कहानी बनानी आती है, बहुत बार आती है। मतलब ऊपर के जो क्वेश्चन हमने देखे 2 क्वेश्चन वो पूछ लेते हैं, या फिर ये कहानियां सबसे ज़्यादा पूछते हैं। अब ये मत सोचना कि एक कामकाजी औरत पर संक्षिप्त लेख लिखे तो यही देंगे, ना ना, ऐसा नहीं है। कहीं तुम ऐसा सोच रहे हो, कुछ भी पूछ लेंगे वो, कुछ भी टॉपिक पर पढ़ा देंगे। अप्रत्याशित विषय पर आपसे वो लेखन लिखवाना चाह रहे हैं बोर्ड वाले, और बहुत आते हैं क्वेश्चन। मैंने उड़ा दिए, 2 ही रखे जो काम, 2-3 काम के थे जो। देखो कैसे लिखना, जैसे एक कामकाजी औरत, हमको बता दिया बस कामकाजी औरत है। कामकाजी औरत यानी जो काम करती है, बस बता दो, अपने पास से चिपका दो कुछ भी कहानी बना के। एक कामकाजी औरत जीवन के सफलता के लिए संघर्ष करने वाली एक महिला होती है। वह अपने कर्तव्यों के प्रति समर्पित रहकर समाज में स्थिति बनाए रखने के लिए मेहनत और समर्पण का परिचय करती है। सुबह से शाम तक उसकी दिनचर्या भरी होती है, फिर भी वह खुद को बनाए रखने के लिए समर्पित रहती है। उसकी मेहनत और समर्पण से वह अपने परिवार का संभालना और समृद्धि का आधार बनाती है। एक कामकाजी औरत आत्मनिर्भरता का परिचय करती है और समाज में एक सकारात्मक संदेश भी प्रदान करती है।
उसकी साहसपूर्ण और समर्पित दृष्टि उसे अन्यों के लिए प्रेरणा स्रोत बनाती है। इस प्रकार एक कामकाजी औरत समाज के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और सबको यह सिखाती है कि मेहनत और संघर्ष से ही सफलता की ऊंचाइयों को छूना संभव है। तो ऐसे जो आप लिख सकते हो, अपने पास से लिखना बना के, जो आपको अच्छा लगे जैसे लिखना चाहो। आगे देखो, एक और क्वेश्चन है परीक्षा के दिन, उसके बारे में एक लेख लिखो। परीक्षा के दिन छात्रों के लिए एक अजीब सा मिलनसार होता है। सभी कक्षाएं चुप हो जाती हैं और हर किसी का ध्यान अपनी पढ़ाई पर होता है। परीक्षा हमें यह सिखाती है कि कैसे अपने ज्ञान को प्रभावी तरीके से प्रस्तुत करना है। परीक्षा के दिन ध्यानपूर्वक और स्थिर मन से पढ़ाई करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। समय का सही तरीके से प्रबंधन करना और सही सवालों का प्राथमिकता देना आवश्यक है। परीक्षा हमें तात्कालिक प्रतिक्रिया देने की क्षमता प्रदान करती है और आत्म मूल्यांकन की अनुभूति कराती है। इस दिन आत्मविश्वास बनाए रखना भी महत्वपूर्ण है। सफलता की कुंजी सही तैयारी और विशेष लेखन से सकारात्मक मानसिकता में छुपी होती है। इसीलिए परीक्षा के दिन धैर्य, समर्पण और सकारात्मकता से युक्त रहना शिक्षा की ऊंचाइयों को छूने की कीमती उपहार प्रदान करता है। तो इस तरीके से आपको लेख लिखना है। देखो, लेख लिखना है विषय पर, ठीक है, जो भी विषय इनको देंगे, इन्होंने दिया है, आप अपने हिसाब से भी लिख सकते हो कि हाँ जो भी आपको अच्छा लगे कि मैं जो है वहाँ पे गया, वो कहानी, उस टाइम में भी आप कहानी भी बना के लिख सकते हो, कोई कुछ नहीं कह रहा, ठीक है। लेख लिखना ऐसे भी लिख सकते हो जैसे मैंने लिखा है, या फिर आप कहानी बना के भी लिख सकते हो, आप अपनी घटनाओं का जो है वर्णन कर सकते हो। स्पेलिंग्स का जरूर ध्यान रखना, कहीं तुम स्पेलिंग ही गलत लिखते रहो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बहुत बार आता है, अध्यापक और शिष्य, इसके बीच में संवाद लिखना है। परीक्षा को लेकर अध्यापक और शिष्य के बीच संवादों को लिखिए, या फिर अध्यापक और छात्र के बीच संवादों का वर्णन कीजिए। तो ऐसे कुछ बातचीत लिखनी है हमको। देखो, तुम छोटी सी बातचीत कराई है मैंने, ज़्यादा कराएंगे तो फिर आंसर बड़ा नहीं हो जाएगा। देखो, शिक्षक बोलता है, नमस्ते बच्चों, आज हमारी परीक्षा के लिए तैयारी कैसी चल रही है। छात्र बोलते हैं, शिक्षक जी तैयारी तो अच्छी चल रही है, पर कुछ सवालों का मॉडल टेस्ट हो सकता है, यानी कि पेपर के लिए बोल रहे हैं हम बेसिकली बच्चे। शिक्षक बोलता है, बिल्कुल मैं समझता हूँ, यहाँ कुछ सवाल हैं, समय सीमा के साथ ये लो डिस्प्ले पे आ रहे हैं, तुम्हें नहीं दिखेंगे, मजे ले रहे हैं, ठीक है। आपकी तैयारी की जांच करते हैं, चलो बच्चों जवाब दो। छात्र, ठीक है शिक्षक जी। फिर 30 मिनट तक वो लिखते रहते हैं, टप 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 लिखते रहते हैं। फिर बच्चा, शिक्षक बोलता है, कैसा गया सवालों का समाधान। छात्र बोलते हैं, थोड़ा चैन के साथ हो सकता था, यानी कि शांति के साथ हो सकता था, पर मैंने अपने से बेहतरीन करने की कोशिश की है, जैसा मेरे से बन पड़ा। शिक्षक बोलता है, बहुत अच्छा, तुम्हारी मेहनत दिख रही है, पहले तो फेल हो रहा था, पास तो हो रहा है। और एक सवाल, क्या तुम्हें कोई क्षेत्र में मदद चाहिए, यानी कि कोई चैप्टर में अटक तो नहीं रहे तुम। छात्र बोलते हैं, नहीं शिक्षक जी, सब सही है, अगर अटक जाते तो फिर मेरे को थोड़ा और लिखना पड़ता, बकवास फालतू है ना। तो हमने नहीं अटकाया बच्चों को, सीधा पास करा दिया। शिक्षक बोलता है, अच्छा है, मैं तुम्हारी सफलता की कामना करता हूँ, ध्यान से पढ़ना और अच्छे अंक प्राप्त करना। छात्र बोलते, थैंक यू सर। ठीक है, ऐसे करके जो है वो एक हमने वार्तालाप करा दी है। तो इस तरीके से हम करा सकते हैं। ये थे हमने जो ये क्वेश्चन करे, ये सारे के सारे प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन है। लगभग 32 पेपरों में जो क्वेश्चंस आ रखे हैं वो सारा एनालिसिस मैंने करके ये क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड कराए हैं। और कुछ एडिशनल क्वेश्चन भी है जो जरूरी है एग्जाम्स में आने के चांसेस जिनके रहते हैं, ठीक है, वो सारे क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए हैं। अगर आपको ये PDF परचेज करनी है तो PDF परचेज कर सकते हो, CCL Super 25 ये कोड यूज कर लेना, डिस्काउंट मिल जाएगा। वेबसाइट पे से परचेज कर लेना या टेलीग्राम पे cclchapter.com, इस वेबसाइट पर शॉप के सेक्शन से मिल जाएगी, या फिर आप हमको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है तो वहां से भी आप चाहो तो कांटेक्ट करके परचेज कर सकते हो। इसमें हमने सारे क्वेश्चंस कराए हैं और साथ में इंपॉर्टेंट MCQ जो एग्जाम में आ सकते हैं। वैसे एक चीज़ बता देता हूं, तुम्हें पता नहीं होगी तो, अगर MCQ जो है नैतिक शिक्षा से नहीं आते थे पहले, ठीक है, 21 और 22 के पेपरों में आए हैं, उसके अलावा कभी पेपरों में आए ही नहीं हैं। और उसके अलावा हमको फिर बनाने पड़ेंगे एड ऑन MCQ। तो मैंने जो है CBSE के या बाकी बोर्ड में MCQ जाते हैं, क्योंकि मैंने देखा है बाकी बोर्ड से उठा लाते हैं लोग, बड़े हरामी हैं, अपने पास से नहीं बनाते MCQ, दूसरे बोर्ड के उठा लाते हैं। तो मैंने जो है एनालिसिस करके क्वेश्चन डाले हैं इसमें। MCQs की वीडियो वैसे मैं अलग से प्रोवाइड करा दूंगा, अगर आपको पे नहीं करना कहीं पे तो वीडियोस मिल जाएंगे आपको। डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दे रखा है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का, तो वहां से आपको बाकी की वीडियोस भी देखने को मिल जाएंगी। आई होप समझ में आई होगी और वीडियो पसंद आई होगी। और अगर कोई वीडियो लास्ट तक देख रहा है तो कमेंट में बताना कि सर हमने वीडियो लास्ट तक देखी है, ताकि मुझे भी खुशी मिले कि हाँ मैंने जो मेहनत करी है आपके लिए वो रियली सक्सेसफुल रही है। चलो मिलते हैं नई वीडियो में, बाय बाय।